स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए आज से फाउंडेशन क्लास स्टार्ट और फाउंडेशन पेपर 1 का मैराथन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन आप सभी की तरफ से सपोर्ट और प्यार की वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से मिल गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम 2023 सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए आज से आप लोगों का एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर मैराथन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और आज पहला मैराथन क्लास फाउंडेशन पेपर 1 का कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके एक स्पेशल कमेंट जरूर दीजिएगा। और आप सभी को बता दें कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन और थैंक्स का ऑप्शन मिल गया है। ये सभी आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और अगर आप मुझे प्यार और सपोर्ट देना चाहेंगे तो इसी यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप लोग थैंक्स भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन और ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आपको थैंक्स और ज्वाइन को ज्वाइन करना है। तो चलिए, ये तो रहा आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह, और इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। तो शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास 1 फाउंडेशन पेपर 1 और इसका कंप्लीट क्लास। पेपर 1 में इस सब्जेक्ट का नाम है, इस पेपर का नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह का मैराथन क्लास से सभी स्टूडेंट्स को तैयारी में मदद मिले और एक बेहतरीन तैयारी के साथ एक बेहतरीन रिजल्ट भी कर सकें। तो चलिए एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक आंसर के साथ कंप्लीट क्लास करते हैं आज का मैराथन क्लास 1 फाउंडेशन पेपर 1। पहला टॉपिक शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मनुष्य शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आप लोगों को जो आज क्लास देंगे उसका पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दें। यहाँ से पूरा हम इसको एक बार रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद फिर आप लोगों को उसका शॉर्ट में समझाया जाएगा और क्लास दिया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो को धीरे धीरे पूरा जरूर देखना है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, तो जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है शिक्षा। मनुष्य शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की मनुष्य में अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही बालक को पशु प्रवृत्ति से बाहर निकालकर मानवीय गुणों का उत्प्रोत कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, तथा एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ई तथा डूको शब्द से मिलकर बना है, जहाँ ई का अर्थ है अंदर से और डूको शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंदर से आगे बढ़ना है। यानी हम सभी जानते हैं कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। इसी तरह से शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन, और एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया हुआ है, और एजुकेटम स्वयं लैटिन भाषा के दो वर्ड ई और डूको शब्द से मिलकर बना है, जहाँ पे ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना। इस तरह एजुकेशन शब्द एजुकेटम से आया है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों में भी बताई जाती है। यानी इसके अलावा भी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 और शब्दों में भी बताई जाती है।
एजुकेयर, एजुशेयर और एजुकेटम। एजुकेयर से पालन पोषण, एजुशेयर से प्रेरणा और एजुकेटम से शिक्षण या प्रशिक्षण का भाव निकलता है। अगला है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है, यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व भी रहता है। टी रेमोंड का कहना है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। तो देखिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? जो आपको स्कूल कॉलेज स्तर पर दी जाती है वही आपका संकुचित अर्थ में शिक्षा है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? जो आपको परिवार, अपने दोस्त, अपने पड़ोस, अपने समाज, अपने वातावरण से जो आप शिक्षा हासिल करते हैं वो हो गया आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है तथा उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आते हैं और फिर माँ से स्टार्ट होकर दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार या फिर अपने समाज से सीखते रहते हैं। इसके बाद अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समाजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसीलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती हैं। तो आप देख लेते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव में प्राप्त आध्यात्मिक गुणों को पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक महान विभूति है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का परिभाषा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा से है। स्पेंसर के अनुसार क्या है शिक्षा में आदतें, समरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रूप, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विद्या भी शामिल है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। रूसो के अनुसार जीवन ही शिक्षा है। तो इतनी सारी शिक्षा का डेफिनेशन में से आपको 4-5 याद रखना है, 4-5 आपको समझना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बताते हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। कभी कभी ये सवाल भी देखने को मिलता है, तो इसका क्या आंसर है? पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के देखिएगा वीडियो को, क्योंकि सेम कंटेंट है, बस लैंग्वेज चेंजेस है। शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक और नैतिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य। ये जो 9 उद्देश्य बताए यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया गया है। अब अगर सिर्फ ये लिखने के लिए आए कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को लिखे, तो आपको इन 9 टॉपिक्स का डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करना है। जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, तो किस तरह से शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक होता है,
ठीक है, और मानसिक विकास किस तरह से होती है, ये आप लोगों को लिखना है। शिक्षा का एक उद्देश्य चारित्रिक और नैतिकता भी होती है, जिससे शिक्षा हासिल करने के बाद बच्चों में नैतिकता का और चारित्रिकता का विकास करना भी बहुत जरूरी होती है। तो ये भी उसका उद्देश्य है। तो इस तरह से आपको इसको है जो है डिटेल्स में लिखना है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य लिखने के लिए आए तो। अब शिक्षा के कार्य यानी वर्क फंक्शन ऑफ एजुकेशन। और एक बात आप लोग यहाँ बता दें, मानव जीवन में शिक्षा का जो अर्थ है वही आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन, पहला पॉइंट नंबर 1, मानव की अंत शक्तियों का प्रगतिशील विकास करती है। पहला क्या है शिक्षा कार्य, मानव की जो अंत शक्ति है उनका प्रगतिशील विकास करेगी। दूसरा, नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनाती है। तीसरा, सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता की उन्नति और विशेषज्ञों का निर्माण करती है। चौथा, मानव के चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास करती है। पांचवा, संस्कृति सभ्यता का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास करती है। छठा पॉइंट, आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। सातवां पॉइंट, समाज के व्यक्तियों का समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन करना। आठवां पॉइंट, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास एवं भावात्मक एकता के कार्य करती है। अगला कार्य है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अगला है परिस्थिति से अनुकूलन करने के योग्य बनाती है। अगला पॉइंट, भावी जीवन के लिए तैयार करती है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। तो स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करती है। जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास करती है। नेतृत्व की शक्ति प्रदान करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है शिक्षा के कार्य हैं। अब चलिए शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को बताते हैं। तो शिक्षा की क्या क्या आवश्यकता है और क्या क्या महत्व है, अगर ये क्वेश्चन आपको आए तो क्या आपको आंसर लिखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ही बच्चे की जानवर प्रवृत्ति को मानव प्रवृत्ति में बदलती है। शिक्षा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा उसके जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण तथा उच्च स्तर के मूल्यों के व्यवहार के लिए शिक्षा देती है। तो शिक्षा की कितने आवश्यकता, कितने महत्व है, ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है। शिक्षा तात्कालिक तथा अंतिम दोनों शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्मलंबी बनाती है। शिक्षा मौलिक आवश्यकता के लक्ष्य को पूरा करती है। यह व्यक्तियों में बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है ताकि व्यक्ति जीवन की समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान करने के योग्य हो जाए। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा हमें राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है। ये हुआ शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। अगर आप लिखने के लिए आए तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना है। तो चलिए शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, चलिए इसको क्लास देते हैं। शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। शिक्षा की प्रकृति में आपको ये सब चीज़ लिखना है। तो शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा साइंस और आर्ट्स यानी शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही हैं। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली शिक्षा की कला तथा शिक्षा विज्ञान यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ एजुकेशन प्रयुक्त कर सकते हैं। शिक्षा विज्ञान ना तो पूर्णतः सैद्धांतिक है और ना ही व्यावहारिक। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। वस्तुतः यह व्यावहारिक पहलू अधिक रखता है। तो देखिए शिक्षा जब किसी को प्रदान की जाती है तो उसमें व्यावहारिक भी होती है और साथ ही सैद्धांतिक भी, यानी किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए इसके बारे में एक नियम, एक विधि और एक
प्रविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही उनका भी प्रयोग भी की जाती है, यानी ये व्यावहारिक तौर पर और सैद्धांतिक दोनों तौर पर होती है। शिक्षा अनजान शक्तियों को विकास करती है। शिक्षा से स्वउद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। शिक्षक एक त्रिमुखीय प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक, विषय और छात्र भी होते हैं। शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक, छात्र, जनसंचार, विषय, पाठ्यक्रम और वर्तमान और भविष्य की मांगें होती हैं। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है और शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये हुआ टॉपिक 1 कंप्लीट। अब चलिए टॉपिक नंबर 2, शिक्षा के प्रकार एवं रूप, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 3 रूप प्रचलित हैं जो इस प्रकार है। औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लास देने जा रहा है कि जो आप लोगों को शिक्षा का डिटेल्स में बता दिए। अब एक सवाल आता है कि शिक्षा के प्रकार या रूप के बारे में लिखने के लिए। तो शिक्षा जो है उसके 3 प्रकार बताया गया है। एक आपका औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए तीनों का एक एक करके कंप्लीट क्लास देते हैं। तो सबसे पहले औपचारिक शिक्षा के बारे में, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय पर संपन्न की जाती है और अंत में परीक्षा ली जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे विद्यालय परिसर, पुस्तकालय, चित्र, भवन आदि। तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारे चीज़ आते हैं। और औपचारिक शिक्षा को इतना समझ लीजिए, जो संकुचित अर्थ में शिक्षा है वही आपका औपचारिक शिक्षा है, यानी जो आप स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा प्रदान करती है वही आपका औपचारिक एंड फॉर्मल एजुकेशन है। आप देखते हैं औपचारिक शिक्षा के विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षण प्रणाली है, यानी ये कक्षा में दी जाती है। यह कठोर अनुशासन को प्राथमिकता देती है। औपचारिक शिक्षा का समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है और निर्धारित भी होती है। आप जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में आपका एक समय और एक पाठ्यक्रम, 2 साल का कोर्स और 2 आपका पाठ्यक्रम भी होता है। यह शिक्षा एक निश्चित जगह एवं निश्चित लोगों के द्वारा ही दी जाती है। तो जो आपको कॉलेज और स्कूल में दी जाती है शिक्षा वही आपका जो है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है। इस शिक्षा के अंत में भी परीक्षा ली जाती है, जैसा आप लोग अभी परीक्षा देने जा रहे हैं 2 साल की कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट में, वो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, समय तालिका एवं स्थान आदि निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा हो गई जो आप अपने पास पड़ोस, जो जिसको व्यापक अर्थ में शिक्षा भी कहा जाती है, ठीक है। जैसे आप अपने सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो अपनी माँ से सीखते हैं, फिर अपने रिश्तेदार, अपने पिता, फिर अपने भाई बहन, उसके बाद धीरे धीरे अपने समाज, अपने वातावरण के साथ सीखते हैं। यही है आपका अनौपचारिक शिक्षा। जैसे समाज तथा वातावरण, आस पड़ोस, चिड़ियाघर, खेल, सामूहिक कार्यक्रम, मित्र मंडली, परिवार के सदस्य आदि आदि, ये सारा हो गया आपका अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल शिक्षा के एजुकेशन के अंतर्गत। अब इनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं यानी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली ये अनौपचारिक होगा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है, यानी ये खुला शिक्षा है। आप कहीं से भी इसको जो है प्रदान मतलब आपको दी जाती है। जैसे आप समाज में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं या आप कहीं पर भी रहते हैं, तो आप अपने आसपास की जो चीज़ें सीखते हैं वही आपका अनौपचारिक शिक्षा है। इसलिए मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। इस प्रकार की शिक्षा में समय और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। जैसा आप समाज से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से जो भी सीखते हैं, क्या उसका एक समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है? नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें मनुष्य किसी भी वस्तु, लोग,
समुदाय आदि से सीखता है। यानी मनुष्य जो है आसपास अपने वस्तु, कोई लोग, कोई समुदाय, इन सभी चीज़ों से सीखते हैं। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा का एक और प्रकार है, रूप है, वो है निरौपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या शिक्षा है, कौन सी शिक्षा। एक तो आपका स्कूल कॉलेज पर, और एक हो गया आपका आस पड़ोस, वातावरण, मित्र मंडली या समाज के साथ। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है। यानी दोनों, जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, उसके बीच की शिक्षा प्रणाली है। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकार के बंधक होते हैं जैसे समय, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह से खुलापन होता है, न जैसे समाज तथा वातावरण, आस पड़ोस, चिड़िया का खेल, ये सब उसमें नहीं होता है। जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय आदि, ये सारे चीज़ निरौपचारिक शिक्षा में नहीं होते हैं। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, निर्धारित होता है निरौपचारिक शिक्षा में। जो जहाँ पे जो भी चीज़ गलत है वहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य आदि निर्धारित होता है। यानी इसका जो है पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य, ये सारे चीज़ आपका मिलेगा। लेकिन ये खुलापन भी नहीं रहेगा, और जो बंधक होता है समय का, उस तरह का आपका नहीं रहता है। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह और कहीं भी हो सकता है, और इस शिक्षा के अंत में भी परीक्षा ली जाती है। तो ये रहा निरौपचारिक शिक्षा के बारे में, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे बताते हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को क्लास दी है उसको थोड़ा बहुत लिखना है, और फिर आपको अंतर लिखना है। तो चलिए अंतर आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल कॉलेज स्तर पर मिल जाती है, तो वो आपका सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है? समाज से, आस पड़ोस, वातावरण, मित्र मंडली से मिलता है, तो इसका आकस्मिक रूप से मिलती है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होते हैं। यानी संकीर्ण इसीलिए कि आप किसी एक विशेष स्थान पर ही इसको ले सकेंगे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आप पूरे वातावरण, पूरे समाज के साथ। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। औपचारिक शिक्षा के अधिकरण बहुत ही सीमित होते हैं, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय आदि, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अधिकरण हैं, जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, संस्थान, राज्य आदि। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती है, अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। बल्कि बालक जन्म से मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। संपूर्ण समाज में कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा में सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मौखिक या लिखित या प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा ही मूल्यांकन होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह की परीक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये टॉपिक नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, शिक्षा के प्रकार। अब एक सवाल और आपको एक नया टॉपिक, वो है
शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसका क्लास कंप्लीट करते हैं। प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य उत्तम नागरिक का उत्पन्न करना। सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। केवल प्रजातंत्रीय व्यवस्था में ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र साधन है। वह मनुष्य में समानता की भावना उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा मनुष्य में इन गुणों का विकास करती है। वह व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक नैतिकता का विकास करती है तथा उसके शारीरिक और मानसिक विकास में महान योगदान देती है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, प्रजातंत्र के प्रशिक्षण के लिए संतुलित शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों तथा व्यवहार कुशलता का भी विकास होता है। तो ये शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य को एक एक पॉइंट से समझेंगे। बालक का शारीरिक विकास। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य क्या है? पहला है बालक का शारीरिक विकास। शिक्षा आयोग के अनुसार प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है, इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य है उसकी अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए व्यक्तियों का शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, बालक का बौद्धिक विकास। बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व भी है। प्रजातंत्र देश के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों के ज्ञान रूपी चक्षु खुले रहें। देखिए, एक मिनट आप लोग यहाँ पे बता दें शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य, इस वर्ड से आप लोग ध्यान में रखना है कि नागरिकों का उत्तम नागरिक कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षा क्यों दी जाती है एक बालक को, एक नागरिक को? ताकि वो उसका शारीरिक, उसका बौद्धिक, उसका नैतिक, उसका चारित्रिक, उसका सांस्कृतिक सभी तरह का विकास हो और देश की उन्नति के लिए भी ये जरूरी भी है। तो इस तरह के विकास को ही बोला गया है वैयक्तिक उद्देश्य, यानी लोगों के कल्याण, लोगों के विकास के लिए। चलिए अगला है बालक का चारित्रिक विकास। आज भारतीय प्रजातंत्र के सामने बहुत ही विकराल समस्या है उसके नागरिकों के गिरते हुए चरित्र को रोकना, क्योंकि अगर चरित्र का विकास नहीं होगा तो फिर जो है एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। तो शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य ये भी है कि बालक का चारित्रिक विकास का निर्माण करना। यह चारित्रिक पतन हमें स्वार्थपूर्ण भावनाओं से भर देता है, जिससे हम देश हित एवं देश की समृद्धि के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट, अगला पॉइंट देख लेते हैं, बालक का आध्यात्मिक विकास। बालक के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता हुआ है जो आध्यात्मिक मूल्यों को बालक के अंदर जीवित रखने में मदद दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक एवं दिव्य शक्ति का ज्ञान देना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। अगला है बालक का सांस्कृतिक विकास। आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व नहीं निभाना है, बल्कि संस्कृति का विकास भी करना है। यानी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ संस्कृति का विकास करना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए बालक का सांस्कृतिक विकास भी व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। छठा पॉइंट, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो विज्ञान एवं तकनीकी में समझ और इंटरेस्टेड रखते हो। भारत जैसे देश में यदि हम रूढ़िवाद और अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहते हैं तो व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपका व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 7, अवकाश में समय का सदुपयोग। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने खाली समय को लाभप्रद गतिविधियों में व्यतीत कर सके एवं उससे समाज को कुछ उपयोगी देन दे सके। आर्थिक सक्षमता का विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रजातंत्र में बालक को आत्मनिर्भर बनाना भी होना चाहिए, जिससे वह अपनी एवं अपने पर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगला पॉइंट 9 नंबर, अच्छी रुचियों का विकास। रुचियाँ
चरित्र का निर्धारण करती है। इस कारण शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना होना चाहिए, जिससे वह अपने चारित्रिक उत्थान कर सके। बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना, इस संबंध में जॉन डेवी ने कहा है कि जो कुछ भी स्कूल बालक के लिए करता है या उसे करना चाहिए, वह उसमें विचार करने की योग्यता उत्पन्न करना। पॉइंट नंबर 11, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। नागरिकता की भावना का विकास करने के अंतर्गत 2 बातें सम्मिलित की जा सकती है। प्रथम, छात्रों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरे, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। छात्र समाज के उपयोगी सदस्य बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे हस्त उद्योग एवं कौशल हो जो उन्हें व्यावसायिक रूप में सहायता प्रदान कर सके। तो ये रहा 3 टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्लास करते हैं। टॉपिक नंबर 4, स्पेशल नोट्स। और टॉपिक 4 में आपको शिक्षा की प्रमुख वाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 टॉपिक का कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं और इनमें से आपको हर बार झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से थैंक्स और ज्वाइन बटन मिल गया है। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब पर और साथ ही हमें थैंक्स भी दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे एक थैंक्स का बटन होगा, एक ज्वाइन का बटन होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप एक एक करके क्लास करते हैं प्रकृतिवाद का। तो प्रकृतिवाद क्या है, इसका कंप्लीट क्लास। प्रकृतिवाद के दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में ही पूर्ण तत्व है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। यानी जो भी चीज़ हम लोग है सब प्रकृति से उत्पन्न होगा और लास्ट में क्या होता है, उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं तथा उसके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल है। उसके अनुकूल आचरण में उसे सुख और संतोष होता है और प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी मनुष्यों को अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं तथा उसे वे किन्हीं 2 सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में जकड़कर नहीं रखना चाहते हैं। इस प्रकार वे प्राकृतिक नैतिकता के पक्षधर हैं। अब देखते हैं प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जेम्स वाट और जॉयसे। जेम्स वाट ने क्या कहा है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तथ्य के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। जॉयसे का क्या कहना है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है और यह प्रकृति व मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं है। एक और यहाँ पे 2 आप लोग देख रहे होंगे, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन की निम्नलिखित विशेषता है। अब प्रकृतिवाद जो दर्शन है, प्रकृतिवाद जो आपको लिखने के लिए आ सकता है तो इसका क्या क्या विशेषता है आपको लिखना है। चलिए आपको आप क्लास देते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति या सृष्टि को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से निकलती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। यानी प्रकृतिवादी के अनुसार क्या है कि जो भी प्रकृति है और सृष्टि है वही सत्य है, ठीक है, क्योंकि सारी समस्त वस्तुएं जो है वो प्रकृति से निकली है और वहीं पे आकर लास्ट में विलीन हो जाएगी। प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से ही प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जा सकता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से एक अलग कोई सत्ता नहीं है। प्रकृतिवादी दर्शन मनुष्यों को मात्र एक संयोग, एक यंत्र मानता है जो प्राणियों का विकसित रूप है। प्रकृतिवादी दर्शन आदर्शवादी ढोंगों का खंडन करता है। प्रकृतिवादी दर्शन मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है। इस बनावटी सभ्यता से मानव को प्राकृतिक सभ्यता की ओर ले जाना चाहते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति की ओर पुनः लौटने का नया संदेश देता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान या शिक्षा का विरोध करते हैं।
प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की प्रधानता स्वीकार करते हैं, ना कि शिक्षक की। यानी प्रकृतिवाद में जो है शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु में रखा जा गया है। प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और उसी में मिल जाती है। प्रकृतिवादी में वास्तविक सत्ता अथवा भौतिक है, पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव में जो है जन्मजात शक्तियाँ हैं। मानव एक महान यंत्र के समान है। प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव जीवन पवित्र होता है, जन्म के समय इसमें कोई बुराई नहीं होती है। ये रहा कंप्लीट प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का क्लास। तो चलिए अब क्लास देंगे आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का। आदर्शवाद का जन्म विचारवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म भी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज़म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज़म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडियाइज्म का अर्थ है विचारवाद या आदर्शवाद। चलिए देखते हैं आदर्शवाद के अंतर्गत और क्या क्या आता है। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसकी अर्थ है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद ने आदर्शवाद का रूप ले लिया है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आदर्शवाद यहाँ पे कैसे आया। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि आइडियलिज्म, जो कि आइडिया और इज़म से आया हुआ है, और आइडियाइज्म का अर्थ है विचारवाद। और आइडियाइज्म में एक वर्ड लगा है, एक शब्द लगा है एल, यानी अक्षर लगा है, सॉरी ठीक है, एक अक्षर लगा है एल, और एल लगने से क्या हुआ यहाँ पे आइडियलिज्म आ गया और आइडियलिज्म आदर्शवाद बन गया। विचारवाद को आदर्शवाद इसीलिए कहा गया क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या और खोज करके उनकी स्थापना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोगों को प्रकृतिवाद में क्या है, वस्तु को ही मुख्य माना गया है, लेकिन आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचार, भाव और आदर्श को श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है और इसके सिवा सत्य का अर्थ और रूप नहीं। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसीलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सत्य है, भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र ही है जो नष्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य है। अब देखिए कुछ डेफिनेशन, परिभाषा क्या दी गई है। हॉर्न, बुबेकर, हैंडरसन यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ दो आपको देंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको नोट्स दिया गया है ये सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो नोट्स में आप लोग ले सकते हैं। अगर किसी को नोट्स अभी भी लेना है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स और ज्वाइन बटन है, आप लोग ज्वाइन और थैंक्स कर सकते हैं। तो हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विषय के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता है की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। बुबेकर ने क्या कहा। आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं। किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। तो ये दो डेफिनेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं, इनको जान लेते हैं। संपूर्ण जगत के दो रूप। आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के केवल दो रूप है, आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत। आदर्शवादी बहुत जगत की तुलना में भौतिक जगत, ठीक है, आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। इसका कारण यह है कि भौतिक तत्व नाशवान है, अतः यह असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य है और यथार्थ है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से मन तथा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत। थॉमस और लैंग ने आदर्शवाद के सिद्धांत बताए हैं। वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है।
सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष ज्ञानों से गुणों से परिपूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। सत्यम, शिवम, सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य है और जीवन में इनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को ही नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति की दिखाई जाने वाली आत्मा निर्भरता भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है और आध्यात्मिक है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। ये हुआ आपका आदर्शवाद का कंप्लीट क्लास। अब प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए इसका भी आप लोगों को क्लास देते हैं इसी वीडियो में। आदर्शवाद शाश्वत मूल्य, धर्म, आदर्श इत्यादि को सामने रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, जबकि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक को नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, व्यक्तियों, विभिन्नताओं इत्यादि को बहुत महत्व देते हैं। आदर्शवाद के विचार के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आत्म अनुभूति एवं नैतिकता, शाश्वत मूल्यों को प्राप्ति तथा पुनर्दर्श को प्राप्त करना है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म प्रकाशन, नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोध एवं भगवंतीकरण करना, जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, जातीय प्राप्तियों के संरक्षण आदि है। आदर्शवाद बालक की शिक्षा में शिक्षक को ही वही स्थान देता है जो एक सुकोमल पौधों को विकसित करने के लिए माली का स्थान है, लेकिन प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक सहायक मित्र है तथा सहायक के रूप में देते हैं। इस प्रकार शिक्षा का स्थान गौण होते हैं। आदर्शवादी प्रश्न उत्तर, वाद विवाद तथा व्याख्या विधि पर विशेष जोर देते हैं, जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के सहयोग पर निर्भर है, जबकि प्रकृतिवादी करके सीखने, स्व अनुभव के द्वारा सीखने, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखने, खेल द्वारा सीखने इत्यादि सिद्धांतों पर अपना शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5, आदर्शवादी धर्म, नैतिकता, साहित्य इत्यादि विषयों को महत्व देते हैं, जबकि प्रकृतिवादी जीवन रक्षा संबंधी विषयों जैसे शरीर विज्ञान, पदार्थ गणित, भूगोल इत्यादि को अधिक महत्व देते हैं। आदर्शवाद शिक्षा पद्धति के बजाय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में अधिक विचार करते हैं, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षण पद्धतियों के निर्माण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो ये सारा अंतर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। आदर्शवाद सत्य की खोज के लिए निगमन तथा वाद विवाद की पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी आगमन तथा जीव वैज्ञानिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। आदर्शवादी सहशिक्षा के दुष्परिणामों की बातों को रखते हैं, प्रकृतिवादी सहशिक्षा का समर्थन करते हैं। अब चलिए यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतरण है रियलिज्म। तो रियलिज्म का कंप्लीट क्लास देते हैं। तो यथार्थ मतलब होता है रियल, और रियलिज्म इसीलिए यथार्थवाद का इंग्लिश वर्ड दिया गया है। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियलिस से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ है। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रिय ज्ञान ही सत्य हैं। रियलिज्म का मानना है कि ब्रह्म जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य है। आदर्शवाद इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है, किंतु इसके अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। इसके अनुसार हमारा अनुभव स्वतंत्र इतना होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है और बाह्य जगत की वास्तविकता है।
इसके अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए तथा यह पता होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। यथार्थवाद की परिभाषा। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। J.S. रॉस के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक अथर्थ जगत है। बटलर के अनुसार डेफिनेशन है, यथार्थवाद संसार की सामान्यता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांत है, इसको भी आप लोग को जान लेना है। क्या क्या है? प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। यथार्थवादियों के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत जिसे हम देखते, सुनते, अनुभव करते हैं वही सत्य है और वही भौतिक संसार ही सत्य है। इंद्रिय ज्ञान के दौर है। यथार्थवादियों के अनुसार हमें ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदना के आधार पर होती है। इन्हें ज्ञान का दौर भी कहा जाता है। आंगिक सिद्धांत। जगत के सभी तत्वों, नियमों और विचारों में इसी परिवर्तनशीलता के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक नियमों को शाश्वत ना मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। पर अलौकिकता को अस्वीकार करना। यथार्थवाद के अनुसार इस लोक से परे कोई अन्य लोक नहीं है। किस प्रकार यह विचारधारा वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देती है, इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देती है। यह विचारधारा आत्मा परमात्मा के अस्तित्व संबंधी विचारधारा का भी खंडन करती है। तो ये और लास्ट टाइप का प्रयोग पर बल। तो यथार्थवादी विचारधारा निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोग पर बल देती है। आप चलिए देख लेते हैं यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, आदर्शवाद का विरोध, व्यवहारिक ज्ञान पर बल, वैज्ञानिक विषयों का महत्व, नवीन शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र, विस्तृत और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों को बराबर महत्व, ये यथार्थवादी की विशेषताएं और उसका महत्व है। और एक और वाद है प्रयोजनवाद, तो इसका भी कंप्लीट क्लास देंगे और उसके बाद आपको नया टॉपिक लेकर जाएंगे। प्रयोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है प्रैग्मेटिज्म। कुछ विद्वान प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मस से मानते हैं, जिसका अर्थ है ए थिंग डन, बिजनेस, इफेक्टिव एक्शन, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रोमिटिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल अर्थात व्यावहारिक। तो प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म ये जो है यूनानी शब्द है, लेकिन अलग अलग। एक ने कहा है कि ये प्रैग्मा से बनी है यूनानी शब्द से, और एक ने कहा कि ये प्रोमिटिकोस से बना है। इस प्रकार विशाल रूप में प्रयोजनवाद से आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्य एवं निर्णयों का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवादी वस्तुतः वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। ब्रह्मांड को बेबस अनेक वस्तुओं और अनेक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन यह वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करते हुए इस इंद्रिय ग्राहक संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी के अस्तित्व को नहीं। प्रयोजनवाद का कुछ डेफिनेशन प्रेंट और रोजन के अनुसार। प्रेंट के अनुसार क्या है? प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्धारण करता है और यह मानता है कि वह शिक्षा सदन निर्माण की अवस्था में रहती है। तो आप चलिए प्रयोजनवाद के गुण। तो ये सारा जितना भी आपको दिखा रहे हैं ये हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनका पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए 10 पेपर्स का, तो बहुत कम फीस में आप लोग को नोट्स दिया जा रहा है ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो, एक बेहतर रिजल्ट कर सके।
बस हमारी यही कोशिश, यही शुभकामनाएं रहती है आप लोगों के लिए। तो बहुत कम फीस में आप लोगों को नोट्स दिया जाता है। जो स्टूडेंट अभी तक नोट्स नहीं लिया है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसमें हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 9110 9115 52। ऐसे में अभी फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स लेकर पढ़ भी रहे हैं और उम्मीद है उन सभी का रिजल्ट अच्छा होगा और वे सभी इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को अब पूरा जरूर देखिए, तो आपका उम्मीद है और बेहतर तैयार होगा और बेहतरीन रिजल्ट भी होगा। साथ ही आप हमें ज्वाइन और थैंक्स भी दे सकते हैं, नीचे आपको बटन मिल जाएंगे। प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद में प्रचलित शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी घिसी पिटी परंपराओं का खंडन किया है। प्रयोजनवाद ने विद्यालयों को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है, जो उल्लेखनीय विशेषता है। अब प्रयोजनवाद के कुछ दोष भी है, ये भी आपको समझ लेना है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित और निश्चित उद्देश्य नहीं है। यह भी आलोचना का विषय है, क्योंकि प्रयोजनवाद क्या मानती है कि शिक्षा का कोई निर्धारित और निश्चित उद्देश्य नहीं है। इसकी अगला दोष है प्रयोजनवाद पूर्णतः भौतिकता का समर्थक है। इस विचारधारा में आध्यात्मिक मूल्यों की हर प्रकार से अवहेलना की गई है, परंतु यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो जीवन के आध्यात्मिक मूल्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार प्रयोजनवाद एकाकी विचारधारा है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं का विरोध किया है, जो कि अनुचित है। प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है, जो कि समुचित महत्व नहीं दिया गया है। प्रयोजनवाद के मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत, पॉइंट नंबर 1, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। प्रयोजनवादी में मनुष्य को संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने का कारण है मनुष्यों को मनोशारीरिक प्राणी होना, मनुष्य का विचारशील होना ही इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरा नंबर सिद्धांत, संसार का निर्माण नहीं तत्वों से हुआ है। प्रयोजनवाद अपने आप में एक बहुत तत्ववादी है। विचारवाद धारा की मान्यता है कि हमारे इस विश्व की रचना विभिन्न तत्व के मध्य से होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई है। सुखपूर्वक जीवन की ही मुख्य उद्देश्य। प्रयोजनवादी मनुष्य के किसी उद्देश्य को निर्धारित नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी इनका विश्वास है कि मनुष्य को अपना पर्यावरण ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे मानव मात्र को सुख प्राप्त हो। अगला है सिद्धांत, केवल भौतिक संसार ही सत्य है। तो यहाँ पे देखिए प्रयोजनवाद का कि केवल भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त किसी आध्यात्मिक संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है, राज्य एक सामाजिक संस्था है। प्रयोजनवादी के अनुसार राज्यों को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। तो ये रहा प्रयोजनवाद का कंप्लीट क्लास। तो चलिए अब अगला क्लास करते हैं टॉपिक नंबर 5 का इसी वीडियो में, महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन या फिर बुनियादी शिक्षा। तो डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन बुनियादी शिक्षा। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 20वीं सदी का युग पुरुष भी कहा जाता है। उनका जीवन आदर्शों एवं मूल्यों पर पूर्ण रूप से आधारित था। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा का फॉर्मूला एक महानतम देन है। उन्होंने बच्चे की बुनियादी शिक्षा कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, इसका संपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का यह मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1937 ईस्वी में वर्धा, ये याद रखिएगा आप लोग, इसको ध्यान में रखना है। वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया था बुनियादी शिक्षा का, जिसमें 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग आधारित थी।
गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की शिक्षा का जुड़ाव जीवन से था, उसका आधार और उद्देश्य ही जीवन था, इसीलिए बुनियादी या आधारभूत शिक्षा का नाम दिया गया। इनकी बुनियादी शिक्षा में देखिए महात्मा गांधी जी ने मॉडल प्रस्तुत किया था बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा का, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल किया गया है यहाँ पे आप लोग देखिए। महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल एवं सब्जियों की बागवानी, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, ये समस्त विषय थे जो हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त वे बालकों को मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा देने की वकालत करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षक द्वारा बालकों को कार्य क्रिया और अनुभव आधारित शिक्षण कराया जाना चाहिए। आप देखते हैं बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। तो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्ष की अवधि का था, जिसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी, मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। पॉइंट नंबर 4, इनकी विशेषता, बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प था। शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य था। पॉइंट नंबर 5, विशेषता, शिल्प शिक्षा में सामाजिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए। पॉइंट नंबर 6, शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया। पॉइंट नंबर 7, यह शिक्षा बालक के परिवेश, उनके गांव और शिल्प उद्योग से घनिष्ठ संबंधित हो। पॉइंट नंबर 8, बालक स्वयं निर्मित उत्पादों का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके। पॉइंट नंबर 9, लड़के एवं लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 10, कक्षा 6 तथा 7 में पढ़ने वाली बालिकाएं बेसिक शिल्प से गृह विज्ञान ले सकती है। पॉइंट नंबर 11, पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं के तुल्य हो। पाठ्यक्रम में धर्म एवं अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। तो ये जो है विशेषता है महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन का। तो चलिए आप देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या थे। पॉइंट नंबर 1, रोजगार का साधन। तो आप लोगों को बस ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। रोजगार का साधन, 2 नंबर में देखिए सांस्कृतिक लक्ष्य, तीसरा नंबर में देखिए बालक का समग्र विकास। बाकी चीज़ आपको जो है समझ लेना है और उसको अपना लिखना है कॉपी में। महात्मा गांधी के विचार में शिक्षा ऐसी हो बालक की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे, बालक शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बने और बेरोजगारी से मुक्त हो। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य है 2 नंबर सांस्कृतिक लक्ष्य। गांधी जी ने शिक्षा को संस्कृति का आधार माना है। बालक की शिक्षा ऐसी हो जो उसके अपनी संस्कृति तथा परंपराओं और मूल्यों से जोड़कर रखे। पॉइंट नंबर 3, बालक का समग्र विकास। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने वाली हो। तो महात्मा गांधी जी उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक का शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक विकास हो। महात्मा गांधी जी ने नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान वाली शिक्षा पर बल दिया है, यानी नैतिक और चारित्रिक शिक्षा को भी यहाँ पे बल दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का 5वां उद्देश्य मुक्ति बताया। सभी तरह के बंधनों से मुक्ति वाली है। बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो। वे सत्य और ईश्वर प्राप्ति को शिक्षा के साथ समायोजित करना चाहते हैं, जिससे मानव अपना सर्वोच्च लक्ष्य को पा सके। बुनियादी शिक्षा की विफलताओं के कारण। पॉइंट नंबर 1, सरकार की उदासीनता। बुनियादी शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता। ये सब क्या है कि बुनियादी शिक्षा विफल क्यों हो गया, इसका कारण अगर आपको लिखने के लिए आए तो पहला लिखिएगा सरकार की उदासीनता। दूसरा नंबर में आपको ध्यान में रखना है बुनियादी शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता, यानी इसके बारे में जनता को जागरूकता नहीं है। तीसरा, बुनियादी शिक्षा की गलत धारणा। चौथा, सुयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। पांचवा, स्कूल भवनों का अभाव। छठा, शिक्षकों की निष्ठा में कमी और स्वार्थपरता।
7वां ग्रामीण जनता के निर्धनता एवं निरक्षरता। 8वां उपयुक्त पाठ्यपुस्तक और शिक्षण सामग्री का अभाव। 9 नंबर पॉइंट बुनियादी शिक्षा के प्रति अभिभावकों के उत्साह में कमी। तो इनकी वजह से है जो है बुनियादी शिक्षा की विफलता के कारण है। बाकी अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए कि बुनियादी शिक्षा के विफलताओं के कारण को लिखे, तो इसी को पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना है और इसी को थोड़ा डिटेल्स में लिख देना है इसके बारे में, ठीक। द्वारा बालक की शिक्षा में अपने प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग। पॉइंट नंबर 1, बालक को बालक के मानना चाहिए, ना कि लघु प्रौढ़। बालक के अनुसार उपयुक्त समय पर सही शिक्षा देना। बालक को उसकी प्रकृति, उसकी क्षमता, योग्यता, रुचि एवं मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। बाह्य प्रकृति के संपर्क द्वारा शिक्षा प्रदान करना। विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का क्रमिक एवं स्वाभाविक विकास करना। रूसों के शैक्षिक विचार उसके उपयुक्त वर्णित दार्शनिक विचारों या प्राकृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। रूसों के अनुसार पाठ्यक्रम, तो रूसों ने अलग अलग पाठ्यक्रम बताया है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के लिए। तो शैशव अवस्था में रूसों का पाठ्यक्रम क्या है? बालक के शरीर को मजबूत बनाने वाली क्रियाओं का नियमन, जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना आदि। बाल्यावस्था में बालक की इंद्रियों के विकास के लिए उपयुक्त क्रियाएं तथा खेलना, कूदना, गिनना, निरीक्षण करना, नृत्य, संगीत, पदार्थ और वस्तुओं का ज्ञान, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देना तथा पुस्तकों और नैतिक शिक्षा से दूर रखना। किशोर बालक के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और सौंदर्यात्मक शिक्षा के उपयोग के लिए उपयुक्त विषय जैसे साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीति, दर्शन, यौन शिक्षा आदि देना। और प्रौढ़ शिक्षा में क्या रखा गया है? बालक को सफल बनाने के लिए और सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक शिक्षा, गृह शिक्षा, चित्रकारी, संगीत, कला, नृत्य, सिलाई, बुनाई, मानव मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा आदि, ये रूसों का पाठ्यक्रम। तो रूसों की शिक्षण विधियाँ भी दी गई है। स्वयं सोचकर, विचार कर परिणाम निकालने का सिद्धांत और स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का सिद्धांत। और आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड मैकेले का शिक्षा सिद्धांत। तो चलिए लॉर्ड मैकेले का शिक्षा सिद्धांत से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका भी आप लोगों को कंप्लीट क्लास देते हैं। लॉर्ड मैकेले का असली नाम थॉमस बैबिंगटन था, जिन्हें लॉर्ड मैकेले के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। लॉर्ड मैकेले जो था हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय शिक्षा का जनक माना गया है। लॉर्ड मैकेले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक थे। इन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया था। इनकी शिक्षा प्रणाली के बाद भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। यानी भारत में जो अंग्रेजी माध्यम मीडियम के स्कूल है और कॉलेजेस है, ये इनकी शिक्षा प्रणाली के बाद ही शुरू हो गए। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई और वर्तमान समय में भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। यानी लॉर्ड मैकेले ने जो शैक्षणिक सिद्धांत दिया है उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा पद्धति है। वैसे मैकेले की नीति को जहां एक तरफ लाभकारी माना जाता है, वहीं इससे भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आज के भारतीय शिक्षा के जनक मैकेले ही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञापत्र जारी किया था, जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए सन 1834 में लॉर्ड मैकेले की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार रूप में की गई थी। मैकेले ने सन 1813 के आज्ञापत्र के तत्संबंधी धारा 43 तथा प्राच्य एवं पाश्चात्यवादियों के लिखित दलीलों का अध्ययन कर सन 1835 में विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। इस विवरण पत्र को मैकेले का विवरण पत्र भी कहते हैं। लॉर्ड मैकेले ने क्या क्या सुझाव दिया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो चलिए इसका आप लोगों को क्लास देते हैं। लॉर्ड मैकेले ने भारत की शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राच्य साहित्य व ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। लॉर्ड मैकेले ने भारतीय साहित्य, संस्कृत और अरबी को व्यर्थ बताते हुए कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों एवं मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। भारतीय के इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि को भी अनुपयोगी और निरर्थक बताया था। तो ये सब लॉर्ड मैकेले का विचार था, उनका कहना था। लॉर्ड मैकेले ने सुझाव दिया कि संस्कृत में अरबी स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2,
पाश्चात्य साहित्य में ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। लॉर्ड मैकेले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वोत्तम साहित्य मानता था। मैकेले ने भारतीय साहित्य को व्यर्थ बताते हुए सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। लॉर्ड मैकेले ने यह भी कहा कि भारत को देसी भाषाओं को अविकसित बताते हुए कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। मैकेले ने सुझाव दिया कि सरकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग के लिए करे, जिससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भारतीय आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उच्च वर्ग को शिक्षित करने पर निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा आसानी से पहुंच जाएगी। तो ये लॉर्ड मैकेले का उस टाइम के जो सिद्धांत थे, इन्होंने ये अपने सिद्धांत में बताए थे। 5 नंबर पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। मैकेले भारत में पाश्चात्य धर्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीय पाश्चात्य को संस्कृति में ढालना चाहता था। इसीलिए मैकेले ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की शिक्षा धर्म की शिक्षा ना दी जाए। लॉर्ड मैकेले की आधुनिक शिक्षा पद्धति, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, इसका आधार तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न आवश्यकताएं रही। लॉर्ड मैकेले ने शिक्षक भर्ती की नई व्यवस्था की, जिसमें हर जाति और धर्म का व्यक्ति शिक्षक बन सकता था। तभी तो रामजी सकपाल, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सेना में शिक्षक बने। जो भी शिक्षा को ग्रहण करने की इच्छा क्षमता रखता है वह इसे ग्रहण कर सकता है। इसमें धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकांड के बजाय तार्किकता को महत्व दिया जाता है। इसमें इतिहास, कला, भूगोल, भाषा विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन और अनेक आधुनिक विद्याएं शामिल हैं। इसका माध्यम प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा और बाद में इसके साथ साथ सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हो गई। इसमें ज्ञान विज्ञान, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों की प्रचुरता रहती है और अतिशयोक्तिपूर्ण या अविश्वसनीय बातों का कोई स्थान नहीं होता है। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1835 से 1853 तक अधिकांश जिलों में स्कूल खोले गए। आज यही कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही निजी संस्थाएं भी शामिल हैं। भारत में स्वाधीनता आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें लॉर्ड मैकेले की आधुनिक शिक्षा पद्धति का भारी योगदान रहा, क्योंकि जन सामान्य का पढ़ा लिखा होने से उसे देश विदेश की जानकारी मिलने लगी, जो इस आंदोलन में सहायक रही। यह विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में लागू होती गई। तो चलिए अब 8वां टॉपिक्स किंडरगार्टन वाला। तो किंडरगार्टन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका भी आप लोग कंप्लीट क्लास करके जाना है। किंडरगार्टन पद्धति का सविस्तर वर्णन, किंडरगार्टन का अर्थ। तो चलिए अब इसका भी क्लास देते हैं। किंडरगार्टन जर्मन शब्द का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किंडर अर्थात बालक तथा गार्डन अर्थात उद्यान यानी बागान। इस प्रकार किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है चिल्ड्रेंस गार्डन अर्थात बाल उद्यान। किंडरगार्टन क्या है? एक जर्मन वर्ड है और उसमें किंडर का मतलब हो गया बालक और गार्डन का मतलब है उद्यान, यानी बालकों का उद्यान। फ्रॉबेल ने पौधों की तुलना बालक से तथा माली की शिक्षा से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में योगदान देता है। किंडरगार्टन की विशेषता। किंडरगार्टन एक लघु समाज एवं बालकों का समूह है, जिसका वातावरण खेल, आनंद तथा स्वतंत्रता से भरा पड़ा है। यह खेल, सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व के गुणों का सीखने तथा सामाजिक जीवन के कुछ मूल्य और विधियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। फ्रॉबेल ने शिक्षक को अधिनायक न मानकर केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार के विद्यालयों में समय सारणी और पाठ्य पुस्तकों का कोई बंधन नहीं होता है। बालकों से प्रेम तथा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत। एकता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ईश्वरवादी था और दैवी एकता के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। फ्रॉबेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं और सभी में ईश्वर व्याप्त है। वह बालक की शिक्षा के माध्यम से ईश्वर आधारभूत सिद्धांत द्वारा स्थापित एकता का अनुभव करना चाहते थे। तो ये सब किंडरगार्टन पद्धति का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत स्वतः विकास का सिद्धांत। फ्रॉबेल का कहना था कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी विकास की ओर उन्मुख होता है। तो अगर आपको जब किंडरगार्टन का आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रॉबेल के बारे में, ठीक है, और हर पॉइंट आप फ्रॉबेल के बारे में ही लिखिएगा, तो आपको जो है तैयारी हो जाएगा और आपका एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार स्वतः होता है, बाहर से थोपा नहीं जाता।
किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से बालक का विकास कुंठित हो जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रॉबेल ने बालक की उपमा पौधों से, पाठशाला के बगीचे से और शिक्षक के माली से देते हुए कहा कि पाठशाला एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। स्वक्रिया का सिद्धांत। फ्रॉबेल की मान्यता थी कि बालकों की आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत का अर्थ है स्वयं सक्रिय होकर कार्य करने से। अगला सिद्धांत है खेल का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने सर्वप्रथम खेल के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया। उसने खेल को बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन माना। उनका मत था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रकृति होती है, इसलिए बालकों को खेलों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में स्वतंत्रता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया है। जब बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी तभी बालक स्वक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए फ्रॉबेल का कहना है कि शिक्षक को बालक के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उनका निरीक्षण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट इसका सिद्धांत का, सामाजिकता और सामूहिकता के सिद्धांत। फ्रॉबेल ने मनुष्यों को सामाजिक प्राणी माना है। उनका विचार है कि बालक मानवीय गुणों को समाज में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिए फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में सामूहिक खेल, सामूहिक गान और अन्य सामूहिक कार्यों पर बल दिया है। किंडरगार्टन के पद्धति के गुण। शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। यह पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी उपयोगी और उपयुक्त है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसके नींव मजबूत कर दी जाए। दूसरा नंबर, सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। शिक्षा देते समय बालक की आयु, रुचि, क्षमताओं और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है और इस हिसाब से किंडरगार्टन एक बेहतर पद्धति है। इसी तरह से इंद्रियों का प्रशिक्षण। इस पद्धति में यानी किंडरगार्टन में बालकों को इंद्रियों का जो है प्रशिक्षित होता है और इसमें गुणों का भी विकास होता है। साथ ही नैतिकता और सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। आधुनिक शिक्षा का भी आधार रखा जाता है। और मनोवैज्ञानिक पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह बाल केंद्रित है। यह पद्धति बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान देती है। अब इसका कुछ दोष भी है, जैसे ये जो पद्धति है ये अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत है। दूसरा, ये जो है इसका स्वतंत्र सीमित रहता है। यद्यपि इस पद्धति में बालक के ध्यान स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह विषयों की अन्य अस्थिरता को स्वतंत्रता सीमित है। व्यक्तित्व के विकास पर कम ध्यान, यानी व्यक्तित्व के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उसके साथ विषय के अन्य अस्तित्वों का अभाव। ठीक है, इस पद्धति में विषय अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, इसलिए विभिन्न विषय में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। उसका उपहार बनावटी तथा मनमाने होते हैं, इसका भी एक दोष होते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी होता है क्योंकि किंडरगार्टन पद्धति से पढ़ने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक का जरूरत होती है। तो हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है समाज में विद्यालय का स्थान, उसका महत्व एवं आवश्यकता। तो हमारे समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है और आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको टॉपिक पूरा नहीं करवाएंगे इस टॉपिक का, क्योंकि फाउंडेशन पेपर 4 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है फाउंडेशन 4 में, तो इसका हम लोग फाउंडेशन 4 में करेंगे। बाकी जिनको नोट्स दिया गया है, नोट्स आप लोग इसका टॉपिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, विद्यालय की परिभाषा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब अगला टॉपिक हम लोग करेंगे अभी तैयारी, और वो तैयारी होगा हमारा मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य की विवेचना। और ये टॉपिक भी आपको जो है ऑलरेडी हम जो शिक्षा के कार्य है उसी को आपको लिखना है। तो बस ये आपको नोट्स में हम एक्स्ट्रा जो है लिख के दे दिया है, आप इसको कर लीजिएगा कि मानव के लिए शिक्षा का क्या प्रयोग है। ये इंपॉर्टेंट भी है, तो जिसको नोट्स दिया गया है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो शिक्षा के कार्य बता दिया गया है वही सेम आपका यहाँ पे आंसर थोड़ा बहुत करके आपको अपने वर्ड में लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 11, एक शिक्षक विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य का विकास कर सकता है। तो चलिए, एक शिक्षक यानी एक टीचर विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य का विकास करेंगे। जीवन मूल्य एक तरह के स्थायी विश्वास होते हैं, अतः प्रारंभ में एक बार जिन मूल्यों का बीज बालक में बो दिया जाता है उनमें परिवर्तन करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले बालकों का निर्माण करने का महान उत्तरदायित्व है। उनका यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि विद्यालय का समस्त वातावरण इस प्रकार का बनाए कि बच्चों में उचित मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। मानवीय गुणों का बच्चों के मस्तिष्क में प्रारंभ से ही विकास किया जाना चाहिए, जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मनिर्भरता का ज्ञान, स्वच्छता, सुव्यवस्था, प्रेम की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, दया, सत्य, दानशीलता, सामाजिक चेतना, अपरिग्रह, दूसरों को हानि ना पहुंचाना, सहन शक्ति, आत्मविश्वास, अहिंसा।
उपयुक्त सभी मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण की ही आवश्यकता नहीं है, इन्हें अनौपचारिक शिक्षा वातावरण के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। विद्यालय वातावरण शिक्षाओं का प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ता है। तो आप देखिए, मूल्यों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक परोक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा मूल्य के विकास हेतु निम्न बातें आवश्यक है। भाषाओं के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश किया जाना, सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को शामिल किया जाना, विज्ञान के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश करना, शिल्प कला एवं रचनात्मक क्रियाओं के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को शामिल करना, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा मूल्य की शिक्षा का विकास किया जाना, नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को प्रेरित करने वाले तत्वों को समावेश करना। तो ये आपका प्रत्यक्ष रूप है। आप देखिए परोक्ष रूप से क्या मूल्य का विकास कर सकते, कैसे? तो दैनिक प्रार्थना के द्वारा, धार्मिक पुस्तकों के कुछ अंश के प्रवचन के माध्यम से, समाज सेवा के कुछ कार्यक्रमों द्वारा, विद्यालय में सामुदायिक स्तर पर जीवन स्तर पर आधारित कार्यक्रमों द्वारा, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से जैसे विद्यालय की स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा मूल्य का विकास, शारीरिक क्रियाएं एवं खेलकूद के माध्यम से मूल्य का विकास, साहित्यिक क्रियाओं के माध्यम से चित्र, चार्ट, पोस्टर एवं प्रदर्शनी के माध्यम से प्रेरित किया जाना। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए इस वीडियो में देने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। लेकिन कभी कभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो है फिलहाल जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग उसका तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन आपको इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानकारी देंगे और क्लास देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के समग्र रूप पर विचारिक कोठारी आयोग ने किया था, जिसके आधार पर जुलाई सन 1968 में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, किंतु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूर्ण रूप में लागू नहीं किया जा सका। जनवरी सन 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सत्ता संभालते ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने एवं लागू करने की घोषणा की, जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। इस समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी परस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम प्रारूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मई सन 1986 ईस्वी में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में स्वीकृति प्रदान कर दी और स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। आप देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ विशेषताएं। केंद्रीय मानव सलाहकार परिषद माध्यम से संसाधन मंत्रालय के विभाग को सुदृढ़ करना, राज्य शिक्षा मानव संसाधन विकास के क्रियाकलापों का समन्वय करने पर विचार करेगी। भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस गठित की जाएगी। शैक्षिक नियोजनकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना। जिला शिक्षा परिषदों का गठन किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। नीमा संस्थान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारियों के अभिपत्र कार्यक्रम को प्राथमिकता देंगे। विद्यालय प्रशासन के स्थानीय स्तर सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना। विद्यालय संकुल विकेंद्रित किए जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति की विशेषता और उसका डिटेल्स में। बाकी आप लोग जो नई शिक्षा नीति है उसका भी तैयारी कर लीजिएगा। और लास्ट आप लोग क्लास देंगे 2 टॉपिक और, एक है अध्यापक शिक्षा के मुख्य समस्या और एक देंगे आप लोग को रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा, ठीक है। बाकी अगर आपको और अधिक डिटेल्स में क्लास करना है और इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन के अतिरिक्त अभी और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो हमारे नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लोग नोट्स से तैयारी कर लीजिएगा। जिनको नोट्स चाहिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन हमारी तरफ से जो दिया गया था मैक्सिमम आप लोग को इसमें हम जो है तैयारी करवा दिए, और बाकी अगर आप अपने से भी तैयारी कीजिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसका आंसर आपको निकाल के आपको तैयारी करना है। बाकी हमारे नोट्स से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्या और उनका समाधान, यानी जो आप टीचिंग आप जो किए अभी फिलहाल डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी समस्या है और कौन सा इसमें समाधान कर सकते हैं, इसी के बारे में लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अध्यापक शिक्षा में अधिक उन्नति हुई, परंतु इस उन्नति के साथ ही अध्यापक शिक्षा की समस्या में वृद्धि हुई। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार वर्तमान युग में अध्यापक प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा की उन्नति के साथ साथ अध्यापक शिक्षा में नवीन पेचीदा प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो मुख्य समस्या क्या क्या है? प्रवेश की समस्या,
अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्या है प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश की समस्या है। कुछ समय पहले प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग अधिक न होने से प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश सरलतापूर्वक मिल जाता था, लेकिन आज इन महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे देखिए अब BEd DLEd जितने भी कॉलेज है वहाँ पे क्या होता है कि एडमिशन लेने के लिए पहले उतना कंपटीशन नहीं था, उतना ज़्यादा प्रशिक्षण लेने के लिए टीचर्स नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे, इसीलिए जो है आसानी से एडमिशन हो जाता था। और अभी क्या हो रहा है, एडमिशन लेने में जो है कंपटीशन देना पड़ रहा है, एग्जाम देना पड़ रहा है, उसके बाद ही हो रहा है। तो ये एक समस्या है। उसके बाद स्वतंत्र वातावरण के अभाव की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वतंत्र वातावरण की कमी पाई जाती है, जिस कारण छात्र अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वयं अपने सिद्धांत करके सीखने के कार्य रूप में लागू नहीं कर पाते हैं। इन महाविद्यालयों में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाएं स्वतंत्र वातावरण की कमी महसूस करते हैं। उसके बाद तीसरा है सिद्धांतों पर अधिक बल देने की समस्या। अध्यापक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया जाना है। इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों को अनेक ऐसे विषयों का अध्ययन करना पड़ता है जो शिक्षण कार्य में नाम मात्र को नहीं होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को केवल डिग्री या डिप्लोमा प्राप्ति के लिए इन विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है जो सिद्धांतों पर ही बल दिया जाता है। डिग्री की क्या लिखा है यहाँ पे, केवल डिग्री और डिप्लोमा के लिए अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में तालमेल के अभाव की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों के कार्यक्रम का आपसी तालमेल ना बैठना भी एक प्रमुख समस्या है। प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्र अध्यापकों और अध्यापिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह विद्यालय के व्यावहारिक जीवन से संबंधित ही होता है तथा हमारे देश में विद्यालय की स्थिति इस प्रकार नहीं है कि अध्यापक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग में ला सके। अगला है बुनियादी और गैर बुनियादी पाठ्यक्रम में अंतर की समस्या। भारतवर्ष में प्रमुख रूप से दो प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और गैर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। यानी जो आप जहाँ से आप अध्यापक जो आप कर रहे हैं, अध्यापक शिक्षण ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप DLEd BEd किए हैं, तो वहाँ से आपको क्या क्या समस्या है, ये सारा समस्या आपको ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन सभी समस्या के समाधान क्या है। पहला, जो प्रवेश की समस्या, जो एडमिशन की समस्या है, उसके लिए क्या करना है। प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की मदद से समस्त राज्यों के प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के बाद यह मालूम करें कि विभिन्न विद्यालयों के लिए कितने शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के अनुसार ही प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं की संख्या को निश्चित किया जाए। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाए और छात्र अध्यापकों के चयन की नवीन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाए और उनके नैतिक एवं बौद्धिक गुणों की जानकारी के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाए। तो इस तरह प्रवेश की समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरा, वही जो आपको समस्या बताए उसी के बारे में आपको लिखना है कि उसका समाधान कैसे करेंगे। जैसे स्वतंत्र वातावरण का अभाव है, तो ऐसे में अभाव की समस्या के समाधान के लिए क्या करना होगा, इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। छात्र अध्यापकों को कठोर नियमों का अनुसरण नहीं करना चाहिए और न ही उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालय का संगठन सक्रिय समुदाय के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपनी प्रेरणा के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अगला देखिए समस्या का समाधान। सिद्धांतों पर अधिक बल देने की समस्या के समाधान के लिए प्रशिक्षणार्थियों हेतु सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कम कर दिया जाना चाहिए और उन्हें केवल वही विषय पढ़ाया जाए जो जीवन से उपयोगी सिद्ध हो। अगला समाधान है बुनियादी तथा गैर बुनियादी पाठ्यक्रम में अंतर की समस्या जो आपको बताए, उसका समाधान के लिए गैर बुनियादी और बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय की शिक्षण पद्धतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और उनके दोषों को समाप्त किया जाना चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे समस्या का समाधान कि प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विद्यालय में तालमेल के अभाव की समस्या के समाधान के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय की पढ़ाई में व्यवहार और सिद्धांत में संबंध स्थापित किया जाए और प्रदर्शन विद्यालय से संबंध महाविद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक, और लास्ट क्लास आप लोग आज होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में लिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। द हाइस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स इन आवर लाइफ हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। संपूर्ण दृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं, इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए। इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। शिक्षा का कार्य है हमें इस स्थिति में पहुंचाना। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है।
वह मनुष्यों का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। शिक्षा को व्यापक अर्थ के अंतर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को उसके बारे में जानकारी रखना है। वह आदर्श है सा विद्या सा विमुक्तया। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा की प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्यों को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही शिक्षा सच्ची शिक्षा है। तो आप देख लेते हैं टैगोर के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। छात्रों में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ टैगोर। छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो। छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियों इनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्य विकास करना। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिए। यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका आंसर आप लोगों को करवा दिए। और बाकी अगर आपको और टॉपिक्स का तैयारी करना है तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी कर सकते हैं या फिर आप हमारे नोट से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर से हमें मैसेज कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नीचे थैंक्स और ज्वाइन बटन यूट्यूब की तरफ से दिया गया है आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से, तो आप लोग थैंक्स और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए मैराथन क्लास के साथ फाउंडेशन पेपर 2। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।